नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, साल था 1999। कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस जाते हैं और इंडियन डिफेंस फोर्सेस बड़ी बहादुरी से रिटेलिएट करती हैं। देखते ही देखते एक लड़ाई छिड़ जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एक ऐसी लड़ाई जिसे आज हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। क्या थी कारगिल वॉर? क्या रीजंस थे इसके पीछे होने के और एग्जैक्टली क्या हुआ था? जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स यहां पर खेली गई थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आइए जानते हैं इन सारी चीजों को आज के कारगिल वॉर के वीडियो में। हमारी कहानी शुरू होती है 3 मई 1999 को। बटालिक रीजन के एक छोटे से गांव में एक लोकल शेपर्ड थे, ताशी नाम ग्याल करके। उन्होंने अपनी याक खो दी थी। अपने दोस्त के साथ वो अपनी याक को ढूंढने निकले। दूरबीन से देख रहे थे कि उन्होंने कुछ अजीब सा होते हुए देखा। उन्होंने देखा कि कुछ आदमी हथियार ताने बंकर्स की डिगिंग करने लग रहे हैं। उन्होंने सोचा कुछ तो यहां पर गलत हो रहा है। उन्होंने शक हुआ कि यह लोग एक्चुअली में एलओसी की दूसरी साइड से आए थे, तो यह इंडियन आर्मी के नियरेस्ट पोस्ट पर चले गए इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म करने के लिए। इंडियन आर्मी ने इस इंफॉर्मेशन को चेक किया और पता लगा यह इंफॉर्मेशन करेक्ट थी। और यह कोई छोटा मोटा इंट्रूजन नहीं था, बल्कि एक वेल प्लान्ड अटैक था पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। इंट्रूजन को रिपोर्ट किया गया द्रास, काकसर और मशको के सेक्टर्स में। ओवरऑल यह 130 से ज्यादा पोस्ट को ऑक्यूपाई कर चुके थे और इनका एम था जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे 1 था, NH1 को ब्लॉक करना। और यह ब्लॉक करने से कश्मीर को लद्दाख से कट ऑफ कर सकते थे। इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन बद्र। इस एक्शन को अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो यह एक डायरेक्ट ब्रीच था 1972 के शिमला एग्रीमेंट का, जिसे साइन किया गया था फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा। इस एग्रीमेंट के अनुसार दोनों नेबरिंग कंट्रीज ने एग्री किया था कि एलओसी को कभी वायलेट नहीं किया जाएगा और अगर कोई भी इशू होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो पीसफुल रेजोल्यूशन निकाला जाएगा थ्रू बायलैटरल अप्रोचेस। अनफॉर्चुनेट चीज ये है दोस्तों कि इससे कुछ ही महीने पहले फरवरी 1999 में फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बस यात्रा करी थी लाहौर तक, जहां पर उन्होंने एक पोयम रिसाइट करी थी, हम जंग ना होने देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन करी थी फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ। ये एक तरह से बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए। बहुत दिन दुश्मनी होगी, अब कुछ दोस्ती को भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा होने के सिर्फ 3 महीने बाद ही जो इतने बड़े स्केल पर इंट्रूजन किया गया पाकिस्तानी सोल्जर्स के द्वारा से साफ दिखता है कैसे पाकिस्तान में कोई ना कोई तो था जो ये पीस को रहने नहीं देना चाहता था। लेकिन एनीवेज, इसके अगेंस्ट रिटेलिएट करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक काउंटर अटैक लॉन्च किया जिसका कोड नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। हजारों आर्मी ट्रूप्स को मोबिलाइज किया गया और कारगिल सेक्टर में भेजा गया। उस वक्त में उसे माना जाता है कि इस केस में एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। ये इंडिया के लिए पहली बार था कि एयर पावर को ऐसी एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किया गया हो। इंडियन एयरफोर्स का प्लान तो यह भी था कि एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जाकर वहां पर कुछ टारगेट्स पर बॉम्ब गिराना। लेकिन जैसा कि एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत तिपनिस ने बाद में बताया कि प्रधानमंत्री वाजपेयी इसके सख्त अगेंस्ट थे। उन्होंने बड़ी फॉर्मली अपना ऑर्डर दिया था कि एलओसी को क्रॉस नहीं करना है। और इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक रीजन था। बात यह है दोस्तों
कि जब भी कोई दो देश एक दूसरे के साथ जंग पर जाते हैं, अगर उस जंग को तीसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बताना अक्सर बड़ा मुश्किल होता है कि कौन यहां पर सही है, कौन यहां पर गलत है, क्योंकि अक्सर दोनों साइड ने ही कुछ गलतियां करी होती हैं। दोनों साइड की तरफ से ही कुछ ना कुछ वायलेशंस हुई होती हैं। आप खुद का ही एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए। हम एज इंडियंस जब इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जंग होते हो देखते हैं, या अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जंग होते हो देखते हैं, तो बड़ा मुश्किल है अपने लिए बताना कि कौन यहां पर सही है, कौन यहां पर गलत है, क्योंकि दोनों साइडों के पास अच्छे आर्गुमेंट्स होते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। ऐसे ही 1999 में जब कारगिल जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बताना काफी मुश्किल था कि कौन यहां पर सही है, कौन यहां पर गलत है, किस देश पर यकीन किया जाए। इसके साथ साथ इंडिया ने काफी रिस्टेन दिखाया, एलओसी क्रॉस नहीं करी, बाकी इंटरनेशनल पब्लिक को दिखाया कि कैसे यह तो एक डिफेंसिव वॉर है। पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस आए हैं, हम उन्हें बाहर निकालना चाह रहे हैं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है एलओसी क्रॉस करके जाकर पाकिस्तान के अंदर बॉम्बिंग करने में। हम बस अपने देश को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। और यह करना दोस्तों इंडिया के लिए एक मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। अगले कुछ हफ्तों में जो बाकी देश थे, अगर ग्राउंड सिचुएशन की बात करें तो पाकिस्तान ट्रूपर्स को एक एडवांटेज मिली होती। पाकिस्तान ट्रूपर्स को एक एडवांटेज मिली होती। इस जंग में पाकिस्तानी सोल्जर्स एक एडवांटेज इस पोजीशन पर थे क्योंकि वो पहाड़ों के ऊपर थे। साथ ही साथ यह जो रीजन था, यहां बहुत ठंड पड़ती थी। द्रास का जो रीजन है वो पूरे इंडिया में कोल्डेस्ट इनहैबिटेड रीजन माना जाता है। यहां पर अक्सर टेम्परेचर्स -40 डिग्रीज तक चले जाते हैं। सोल्जर्स के लिए इन कंडीशंस में फाइट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इंडियन आर्मी में एक पॉपुलर सेइंग है, When the going gets tough, the tough gets going. कारगिल की जंग में द बैटल ऑफ टोलोलिंग को टर्निंग पॉइंट माना जाता है। जब लड़ाई का रुख बदला, टोलोलिंग पहाड़ी को रिकैप्चर करना इंडियन फोर्सेस के लिए काफी मुश्किल टास्क था। 16,000 फीट की हाइट थी, टेम्परेचर -5 से लेके -11 डिग्रीज के बीच में था। ऊपर से ब्लैंकेट फायरिंग होने लग रही थी क्योंकि पहाड़ी के टॉप पर दुश्मन बैठे थे। और इसी रीजन से मूवमेंट करना, इंडियन सोल्जर्स के लिए उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करना सिर्फ खराब वेदर में और मूनलेस नाइट्स में ही पॉसिबल हो पाता था। जिन रातों को चांद बाहर नहीं निकल के आता था ताकि रोशनी बहुत कम हो, और अगर वो मूवमेंट कर रहे हो तो दुश्मन को दिखे ना। कैप्टन अजीत सिंह उन ऑफिसर्स में से थे जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक ग्राम एक्स्ट्रा वैट कैरी करने का मतलब भी था एक एक्स्ट्रा लोड कैरी करने। और अक्सर सोल्जर्स को चूज करना पड़ता था, या तो राशन कैरी कर ले 1 हफ्ते के खाने का, या फिर एम्यूनिशन कैरी करे 2 किलो का एक फूड पैकेट, या फिर 100 बुलेट्स। कैप्टन अजीत ने बुलेट्स को चुना और उन्हें बताया कि वो 3 दिन तक सिर्फ सिगरेट के सहारे जिंदा रहे थे बिना खाने के। इन सारी कंडीशंस को देखकर यह एस्टिमेट किया गया कि एक फिट सोल्जर को करीब 11 घंटे लगेंगे टोलोलिंग पहाड़ी के टॉप पर पहुंचने में। मेजर राजेश अधिकारी ने एक कंपनी को लीड किया जिन्होंने कोशिश करी पहाड़ी पर चढ़ाई करने की, और काफी हद तक इनकी कंपनी सक्सेसफुल रही। लेकिन जब ये टॉप से करीब 15 मीटर दूर थे, इंट्रूडर्स ने इन्हें देख लिया और फायरिंग स्टार्ट कर दी। मेजर अधिकारी और इनके साथ 2 और सोल्जर्स शहीद हो गए। हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो गए। दुश्मन की तरफ से भारी फायरिंग के कारण इनकी बाकी कंपनी को रिट्रीट करना पड़ा, और बड़े पत्थरों के पीछे उनकी कंपनी ने 3 अलग-अलग पोजीशंस ले लिए। लेकिन ये बचे हुए सोल्जर्स जैसे ही पत्थरों से थोड़ा साइड होने की कोशिश करते, ऊपर से फायरिंग चालू हो जाती, तो ये बीच में अटक गए। 15,000 फीट बेस से ऊपर और करीब 1,000 फीट टॉप से नीचे बीच में ही अटक गए सोल्जर्स। हालत काफी खराब थी क्योंकि इनके पास अब ग्रेनेड्स भी नहीं बचे थे। टोलोलिंग हिल को रिकैप्चर करना इंडियन आर्मी ने अपनी करंट प्रायोरिटी बनाई।
कर्नल रविंद्रनाथ ने हैंडपिक किया 90 सोल्जर्स को कि वो जाकर उन बीच में फंसे हुए सोल्जर्स की मदद करेंगे और इस हिल को रिकैप्चर करेंगे। बटालियन में मौजूद कई वॉशर में कॉबलर्स और बार्बर्स भी इन सोल्जर्स की मदद कर रहे थे, क्योंकि इतनी हैवी एम्यूनिशन को पहाड़ी तक ऊपर लेकर जाना था तो फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत थी और ज्यादा लोगों की जरूरत थी। 12 जून को ये सक्सेसफुल हुए अपने बीच में फंसे हुए सोल्जर्स तक पहुंचने में। करीब 8 बजे के अराउंड दुश्मन से सिर्फ 1000 फीट दूर कर्नल रविंद्रनाथ ने एक फाइनल पेप टॉक दिया अपने सोल्जर्स को। आई हैव गिवन यू व्हाट यू वांटेड, नाउ यू हैव टू गिव मी व्हाट आई वांट। 4 घंटे तक हैवी फायरिंग चली। 10,000 से ज्यादा शेल्स और 120 से ज्यादा आर्टिलरी गन्स की फायरिंग थी। यहां इतनी गोलीबारी हुई कि बाद में इस रिज लाइन को नाम दिया गया बर्बाद बंकर। प्लान यह था कि सोल्जर्स को 3 टीम में डिवाइड किया जाएगा, अर्जुन, भीम और अभिमन्यु। पहली टीम फ्रंटल अटैक लीड करेगी, दूसरी टीम पीछे से जाएगी, दूसरी साइड से क्लिफ की एक लोअर रिज पर, और तीसरी टीम कवर फायर देगी। दुश्मन को पीछे की साइड से मेजर विवेक गुप्ता के प्लाटून ने अटैक किया। हैंड टू हैंड बैटल हुई और यहां पर मेजर विवेक गुप्ता और उनके साथ 6 और सोल्जर्स शहीद हो गए, लेकिन ये सारे सोल्जर्स इवेंचुअली सक्सेसफुल रहे। टोलो लिंक को रिकैप्चर करने में इंट्रूडर्स पहाड़ी के टॉप पर बहुत सारा बटर, शहद और टिंट पाइनएप्पल छोड़कर गए थे, तो खाने की सप्लाईज मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई जो इंडियन सोल्जर्स इस पहाड़ी के टॉप पर पहुंच गए थे। टोलो लिंक पहाड़ी से करीब 1.6 किलोमीटर नॉर्थ में 1.5140 था। सेम रिज लाइन में ये हाईएस्ट पॉइंट था 17,000 फीट की हाइट पर। तो टोलो लिंक पहाड़ी से भी ज्यादा ऊंचाई पर हुआ ये, और टोलो लिंक और पॉइंट 5 140 के बीच में 10 हाई ग्राउंड्स थे जिन्हें हम्प कहा जाता था। हम्प 1 से लेकर हम्प 10 तक। इन सारे हम्प को आसानी से कैप्चर कर लिया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, और इसके बाद इंडियन आर्मी पहुंची पॉइंट 5 140 के बेस पर, जिसे रॉकी नॉब कहा जाता है। पॉइंट 5 140 को कैप्चर करने का टास्क असाइन किया गया लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को। इसके बाद सोल्जर्स के 2 ग्रुप्स बनाए गए जो इस पहाड़ी को क्लाइम करेंगे 2 अलग-अलग डायरेक्शन से। एक ग्रुप था अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जम्वाल, और दूसरा ग्रुप था जिसे लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम था शेर शाह। इसी रीजन से दोस्तों, जो मूवी आ रही है अभी Amazon प्राइम वीडियो पर, उसका नाम दिया गया है शेर शाह। दोनों लेफ्टिनेंट से कहा गया कि वो अपना सक्सेस सिग्नल चूज करें। जब वो सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने मिशन में तो क्या सिग्नल देंगे वो बाकियों को। तो लेफ्टिनेंट संजीव ने सिग्नल चूज किया ओ या, और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने सिग्नल चूज किया ये दिल मांगे मोर। बेंडियज्यूम के अर्ली आवर्स में दोनों ग्रुप्स ने अपनी चढ़ाई शुरू करी और दोनों ग्रुप्स सक्सेसफुल रहे। कोई भी कैजुअलिटीज नहीं हुई और दोनों ने अपने सक्सेस सिग्नल दिए कमांड पोस्ट को। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को प्रमोट कर दिया गया इस सक्सेसफुल मिशन की वजह से कैप्टन की रैंक पर। उन्होंने अपने फादर को कॉल करी और बताया, डैडी आई हैव कैप्चर्ड। इसी पॉइंट को कैप्चर करने पर इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी मिली, क्योंकि ये वही पॉइंट था जहां पर पाकिस्तान के कई डॉक्यूमेंट्स को रिकवर किया गया था। एक और मेजर पॉइंट था टाइगर हिल करके। टाइगर हिल की एक साइड 1000 फीट की हाई वर्टिकल क्लिफ थी और इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि हम दुश्मन को सरप्राइज करेंगे इसी साइड से पहाड़ी को चढ़कर। कैसे? माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके। तो 3 और 4 जुलाई की रात के बीच 22 बहादुर सोल्जर्स की एक ग्रुप ने इस मिशन को अंडरटेक किया। इनमें से एक सोल्जर थे 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने वॉलंटियर किया था ये मिशन करने के लिए। इस 1000 फीट की वर्टिकल क्लिफ के ये सिर्फ आधे हिस्से तक ही पहुंचे थे कि दुश्मन को इनके बारे में पता चल गया और ऊपर से मशीन गन की फायरिंग और रॉकेट्स तक बरसाएगा इन पर। प्लाटून कमांडर और 2 और लोग शहीद हो गए इस फायरिंग में,
लेकिन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह अपनी चढ़ाई कंटिन्यू करते रहे। इस फायरिंग के बावजूद 940 फीट तक ये क्लाइंब कर गए। सिर्फ 60 फीट दूर थे ये टॉप से कि इनके ऊपर 3 बुलेट्स आई, इनके पैरों में और शोल्डर्स में। लेकिन 3 गोलियां लगने के बाद भी इन्होंने अपनी चढ़ाई जारी रखी और ये ऊपर टॉप तक पहुंचे, ग्रेनेड फेंका और 4 दुश्मनों को मार गिराया। इन्होंने अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर एक दूसरे बंकर पर भी अटैक किया और इनके प्लाटून के जो बाकी और सोल्जर्स थे वो इनकी बहादुरी को देखकर इतना मोटिवेट हो गए कि वो भी ऊपर तक चढ़कर गए और हमला बोल दिया टाइगर हिल पर। और ये मिशन सक्सेसफुल रहा। इस पूरे मिशन में सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि इतनी गोलियां लगने के बावजूद भी ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सरवाइव कर गए। इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और बाद में इन्हें ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का टाइटल भी दिया गया। हमारा और दुश्मनों का आमने सामने हमारा फाइटिंग होगा। उस समय हमारे केवल दिमाग के अंदर यही था, अपनी प्लाटून की इज्जत, अपने देश का जो सम्मान है उसको बढ़ाना। ऋतिक रोशन की लक्ष्य मूवी याद है आपको? उस मूवी के एंड में जो वर्टिकल क्लिफ पर क्लाइंबिंग करते हैं और जो पहाड़ी को कैप्चर करते हैं, वो योगेंद्र सिंह यादव की कहानी से ही इंस्पायर्ड है। दूसरी तरफ और मिशंस चल रहे थे बचे कुचे हिलटॉप्स को भी रिकैप्चर करने के। इनमें से एक था पॉइंट 4875 की पहाड़ी को कैप्चर करना। इस मिशन के लिए भी कैप्टन विक्रम बत्रा को असाइन किया गया। इस टाइम इनके साथ इनके बैटल कंपेनियन थे कैप्टन अनुज नैयर। 8 जुलाई की सुबह को इनका मिशन सक्सेसफुल रहा। इन्होंने स्पीक को कैप्चर कर लिया। मिशन लगभग खत्म हो चुका था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने बंकर से बाहर निकले एक लेफ्टिनेंट को रेस्क्यू करने के लिए जो अपने पैर गंवा चुका था एक एक्सप्लोजन की वजह से। जैसे ही अपने लेफ्टिनेंट की मदद करने के लिए बाहर निकले, दुश्मन जो पीछे हट रहा था उन्होंने एक गोली चला दी जो इनके सीधा जाकर चेस्ट में लगी और अनफॉर्चुनेटली ये शहीद हो गए। इंडिया ने पॉइंट 4875 तो जरूर जीत लिया, लेकिन 2 हीरोज कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नैयर को खोना पड़ा। आज के दिन इस पॉइंट को जाना जाता है बत्रा टॉप नाम से। पॉइंट 4875 कारगिल जंग में एक मेजर लैंडमार्क था जिसने इंडिया की जीत को लगभग सील कर दिया था। इसके सिर्फ 2 दिन बाद 11 जुलाई को पाकिस्तान आर्मी ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया था और इंडिया ने बाकी जो मेजर पॉइंट्स थे बटालिक में उन्हें भी कैप्चर कर लिया था। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री वाजपेयी ऑपरेशन विजय को एक सक्सेस डिक्लेयर करते हैं और 26 जुलाई को कारगिल की जंग ऑफिशियली खत्म हो जाती है जब इंडियन आर्मी अनाउंस करती है कि सारे इंट्रूडर्स को कंप्लीटली एविक्ट किया जा चुका है इंडियन टेरिटरी से। आज के दिन इस 26 जुलाई के दिन को कारगिल विजय दिवस करके मनाया जाता है। इसके सिर्फ कुछ ही महीने बाद अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में एक ब्लडलेस कू होता है जहां पर नवाज शरीफ को डिटेन कर लिया जाता है और पाकिस्तान के आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर देते हैं, देश में एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं और देश को टेक ओवर कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी यहां पर क्लियरली सामने आ जाती है। बाद में पता चलता है कि परवेज मुशर्रफ एक्चुअली में चीफ स्ट्रैटेजिस्ट थे इस कारगिल के प्लान के। यह इनका ही आइडिया था कि इंडिया के अंदर इंट्रूड करना इस तरह से कश्मीरी मिलिटेंट्स के फेस में और यह सब करना जो भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस टॉक्स हो रही थी उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ कहते हैं कि उन्हें कोई आइडिया तक नहीं था कि पाकिस्तानी आर्मी ने यह पूरा कारगिल का प्लान रचा था। 2019 में परवेज मुशर्रफ को एक डेथ सेंटेंस दिया जाता है पाकिस्तान के एक कोर्ट के द्वारा, ट्रीजन के चार्जेस पर, अपने देश के अगेंस्ट जाने के चार्जेस पर। हालांकि बाद में लाहौर हाई कोर्ट इसे ओवरटर्न कर देता है। दूसरी तरफ इंडिया में इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल जो कि है परम वीर चक्र, ये अवार्ड किया जाता है 4 सोल्जर्स को। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार
और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को। ओवरऑल एस्टिमेट किया जाता है कि करीब 527 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए कारगिल की जंग में और करीब 1300 घायल हुए। एक और अनफॉर्चुनेट चीज ये हुई कि पीएम वाजपेयी की तरफ से जो भी कोशिश करी जा रही थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में शांति बनाने की, पीस बनाने की, उस कोशिश पर पानी फिर गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों, वीडियो आपको हमेशा की तरह इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेसी टॉक्सिक को। हमारे हास के